बेटा और आज हम बात करने वाले हैं ऑब्लिक कोलिजन के बारे में। भाई हमने हेड ऑन कोलिजन देख लिया। हेड ऑन मतलब वन डायमेंशनल कोलिजन, उसमें इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, सारी बातें कर ली। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है ऑब्लिक कोलिजन के बारे में। अभी ऑब्लिक कोलिजन क्या है? 2D कोलिजन जिसको हमने बोला था, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने 1D कोलिजन में बात करी थी। सिमिलर तरीके से हम इसे भी डील करेंगे। इसमें अगर आप ऐसा मान लें कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट नहीं है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट मैंने बताया था ना, जहां पे दोनों बॉडीज जब कोलाइड करती हैं तो जो टच करती हैं उसके परपेंडिकुलर लाइन, वो कहलाती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अगर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी उस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं है तो ऐसे कोलिजन को बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरफ चल रहा था U1 से एट एन एंगल θ1, ये जो ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है U2 से एट एन एंगल θ2, और आफ्टर कोलिजन या कोलिजन के टाइम पे अगर देखा जाए तो जब कोलिजन कर रहे हैं ये, तो ऐसा इनका कोलिजन हो रहा होगा इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, या इसको नॉर्मल एक्सिस भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये दोनों के ही जहाँ टच हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है। और एक जो एक्सिस आएगी वो इस यहाँ आएगी टेंजेंशियल एक्सिस। दिस इज टेंजेंशियल एक्सिस। तो इस बार हमें जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना है वो इन दो एक्सिस का अलोंग करना पड़ेगा, एक नॉर्मल दूसरा टेंजेंशियल। और आफ्टर कोलिजन अगर ये फिर से कोई और वेलोसिटीज के साथ दिस v1 एट एन एंगल कोई भी मान लीजिए लेट्स से α1, और ये जा रहा है विद v2 एट एन एंगल α2, तो अब अपने पास चार वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाते हैं डील करने के लिए। u1 u2 θ1 θ2, बाद में v1 v2 α1 α2। तो अगर बिफोर कोलिजन के हमें सारी चीजें पता है तो भी आफ्टर कोलिजन के लिए हमें वेलोसिटीज और एंगल दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। तो चार वेरिएबल हमें यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे। ये अब हमारी बात है, ठीक है। अब कैसे करना है इस बारे में बात करते हैं। तो करने का तरीका, हमें पहली बात तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन यूज करनी है इन दोनों एक्सिस के अबाउट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो एक्सिस है वो बनाएंगे पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे, जो हमने यहाँ बनाई। आप चाहें तो स्टेप लिख सकते हैं। स्टेप 1 में हमने ये एक्सिस ड्रॉ करी कोलिजन के टाइम पे, और यहाँ तो चलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है ना कि कोलिजन ऐसा हो रहा हो, दिस इज द कोलिजन, इस तरीके से हो रहा हो। तब नॉर्मल और टेंजेंशियल कौन कौन सी हो जाएंगी? जहां टच हो रही है उसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगी नॉर्मल एक्सिस, और ये हो जाएगी टेंजेंशियल एक्सिस। तो ध्यान रखिएगा कोलिजन किस तरीके का है उस पर डिपेंड करेगा नॉर्मल टेंजेंशियल किधर किधर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये एक्सिस ड्रॉ करने का है। दूसरा काम मोमेंटम कंजर्वेशन करना है दोनों एक्सिस के अलोंग, क्योंकि भाई नेट फोर्स इस पे हमेशा जीरो है पूरे सिस्टम पे। तो यहाँ पे अगर कोई नेट फोर्स नहीं है, इस पूरे सिस्टम पे अगर कोई नेट फोर्स नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम इस डायरेक्शन में भी और मोमेंटम इस डायरेक्शन में भी दोनों कंजर्व रहने वाले हैं। तो हमें दो इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग नॉर्मल एक्सिस, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग टेंजेंशियल एक्सिस। तो मोमेंटम कैसे कंजर्व करेंगे? तो हमें ऑब्वियसली इनके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। अगर ये स्पीड इधर है तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये आएगा u1 cos θ1, ये आएगा u2 cos θ2, सॉरी θ1, और सॉरी ऐसे अगर ये u2 है तो इसके दो कंपोनेंट्स इधर और इधर आएंगे, u2 cos θ2 और u2 sin θ2, ठीक है। इस तरीके से दो कंपोनेंट्स इसके, ऐसे ही जब फाइनल वेलोसिटी लिखोगे तो दो कंपोनेंट्स इसके भी दो कंपोनेंट्स। तो जब हमें मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, जब नॉर्मल एक्सिस के करेंगे तो सारे ये वाले कंपोनेंट्स ले लेंगे, जब टेंजेंशियल एक्सिस पे करेंगे तो सारे ही ये वाले कंपोनेंट्स ले लेंगे। क्लियर है बात? तो दो इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगी। अभी भी अपने को दो इक्वेशंस और चाहिए, वो कहां से निकालें? अब अपन बात करते हैं कि क्या टेंजेंशियल एक्सिस पे इन पे कोई फोर्स लग रहा है। भाई मैं अगर बात करूं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेके, ठीक है, जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला मास लिया, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में? क्योंकि जब कोलिजन हुआ तो दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया, लेकिन वो जो फोर्स था वो नॉर्मल फोर्स था। इसने इस पे इस तरफ लगाया, इसने इस तरफ लगाया। क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नहीं, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो मतलब
टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब कोई फोर्स नहीं है तो उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिलती है। हम लिख सकते हैं कि u1 cos थीटा 1 इक्वल टू v1 cos अल्फा 1 साइन सॉरी u1 sin थीटा 1 इक्वल टू v1 sin अल्फा 1। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। ऐसे ही ये इक्वेशन बन जाएगी। ये दोनों बराबर होनी चाहिए क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में इन पे कोई फोर्स नहीं है। तो जो भी वेलोसिटी में चेंज होगा वो सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में चेंज होगा। टेंजेंशियल में वेलोसिटी सेम रहने वाली है। क्लियर है बात? और लास्ट इक्वेशन हम बता सकते हैं ई से, जब हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। और वो ई की इक्वेशन किस डायरेक्शन में बनती है, पहले बात हमने लिखी थी उसमें। ई की इक्वेशन बनती है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब अलोंग नॉर्मल एक्सिस। तो ई की इक्वेशन जब बनाएंगे तो ये सारे कंपोनेंट्स आप उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं जल्दी से। पहला काम आपने कर दिया, नॉर्मल एक्सिस टेंजेंशियल एक्सिस बना दी। दूसरा काम आपको मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशंस लिखनी है। तो लिखते हैं जल्दी से। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग नॉर्मल एक्सिस, मैं इसको एन एक्सिस बोल देता हूँ, बार बार पूरा नॉर्मल नहीं लिखेंगे। एन एक्सिस इसको बोल देता हूँ टी एक्सिस। ठीक है, तो समझ में आ जाना चाहिए। टी एक्सिस इज टेंजेंशियल एक्सिस, एन एक्सिस नॉर्मल एक्सिस। तो मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एन एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस के अलोंग अगर बात करूं मैं इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो देखिए क्या क्या बन रहा है। इनिशियल मोमेंटम लिखा जाएगा, इसका ये कंपोनेंट u1 cos थीटा 1, इसका ये कंपोनेंट u2 cos थीटा 2। और मासेस अगर m1 m2 इनके हैं तो मासेस भी साथ में लिख लेंगे। मोमेंटम टोटल लिखा जाएगा m1 u1 cos थीटा 1 प्लस m2 u2 cos थीटा 2। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 cos अल्फा 1 प्लस m2 v2 cos अल्फा 2। एक इक्वेशन आपकी बन गई है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं अलोंग टेंजेंशियल एक्सिस। तो अब जो कॉस कंपोनेंट लिए है वो सारे अब साइन कंपोनेंट हो जाएंगे। तो अलोंग टेंजेंशियल एक्सिस अगर बात करें तो क्या लिखूंगा, m1 u1 sin थीटा 1 प्लस m2 u2 sin थीटा 2 इक्वल टू m1 v1 sin अल्फा 1 प्लस m2 v2 sin अल्फा 2। इस तरीके से आप दो इक्वेशन तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब अपन तीसरी इक्वेशन पे आते हैं कि भाई टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं है, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्मूथ हैं। जब स्मूथ है तो एक दूसरे पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएंगे। जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो इनके कंपोनेंट्स हैं अलोंग द टेंजेंशियल एक्सिस वो सेम रहने वाले हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे both the objects are smooth तो लिखेंगे they don't apply any force in the tangential direction। इसका मतलब ये कि जो ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल वेलोसिटी है इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन वही फाइनल वेलोसिटी बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए तो इसकी टेंजेंशियल थी ये u1 sin थीटा 1, तो यही फाइनली होनी चाहिए v1 sin अल्फा 1। क्लियर है बात? और ऐसे अगर इसके लिए बात की जाए तो ये जो है वही सेम ये भी होनी चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में इन पे कोई फोर्स नहीं लगा। जब तक कोई फोर्स नहीं है तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती इस डायरेक्शन में। तो ये अपन इक्वेशन लिख लेते हैं जल्दी से। अगर फर्स्ट के लिए बात करूंगा तो लिखूंगा u1 sin थीटा 1 इक्वल टू फाइनली इसकी होगी v1 sin अल्फा 1। और इसे सेकंड के लिए अगर लिखूंगा तो लिखूंगा u2 sin थीटा 2 इक्वल टू v2 sin अल्फा 2। ये दो इक्वेशन अपने को यहाँ से मिल गई। इन दोनों इक्वेशन को अपन जो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन है उनमें भी यूज कर सकते हैं, वहां से भी हम इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और एक जो लास्ट इक्वेशन अपन बना सकते हैं वो बना सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही था। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, देखो सेपरेशन आफ्टर कोलिजन होता है
तो यहाँ देखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा भाई। ये आगे जाएगा तो v2 cos अल्फा 2 माइनस v1 cos अल्फा 1। हेलो, हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखते हैं, नॉर्मल एक्सिस के अलोंग देखते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो नॉर्मल एक्सिस मतलब ये वाली वेलोसिटीज हमें देखनी है। तो अभी क्या है, v2 cos अल्फा 2 v1 cos अल्फा 1, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द नॉर्मल देखी जाएगी। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में क्या हो जाएगा, u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2। ये हो गया अपना e की वैल्यू। तो e लिख लेते हैं जल्दी से। e की इक्वेशन बनेगी v2 cos अल्फा 2 माइनस v1 cos अल्फा 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2। अब ये सारी इक्वेशंस को यूज करके आपको अपने फाइनल आंसर्स यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। एंगल्स बताने हैं और वेलोसिटीज भी बतानी है। अब इनके अपन यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे जनरल फॉर्म में, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस आती हैं। अगर मैं यहाँ v1 v2 की इक्वेशन लिखूंगा, बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशंस आएंगी, उन्हें कौन याद रखे। तो कुल मिला के हमें इक्वेशन ये वाली बनानी आनी चाहिए, जिसके बाद आप जैसे प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई गेस आपको ये सारी बातें क्लियर है कैसे इनको यूज करना है। पक्की बात। सबसे पहला काम, ऑब्लिक कोलिजन में दो एक्सिस डिसाइड करो जिधर कोलिजन हो रहा है, परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल। उसके बाद दोनों में आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन यूज करनी है। थर्ड, अगर कोई फोर्स टेंजेंशियल नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो आप उनकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर भी कर सकते हैं, और फिर ई की इक्वेशन आप वहां पे लिख सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन है तो इक्वल टू 1 होता है, जानते ही हम, उसके हिसाब से ये इक्वेशन आ जाएगी। और अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो इक्वल टू, परफेक्टली इनइलास्टिक है तो इक्वल टू 0 भी किया जा सकता है, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। तो चलिए आपके पास ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इन अ केस ऑफ ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन है, दूसरा इलास्टिक कोलिजन है, E इक्वल टू 1 इन्होंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, ये भी आपको दे दिया, दोनों के मासेस बराबर हैं। इफ वन इज एट रेस्ट, एक रेस्ट पे है, ये भी आपको दे दिया। द रिकॉइलिंग पार्टिकल्स ऑलवेज मूव ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ये आपको प्रूव करना है। द रिकॉइलिंग पार्टिकल्स मतलब आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल का मोशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो v1 और v2 जो फाइनली हैं वो दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ये आपको यहाँ से दिखाना है। क्लियर है बात। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक मास है m, किसी स्पीड u से चल रहा है, यहाँ दूसरा मास है, सेम मास है इसलिए इसको m रखा गया और ये रेस्ट पे है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या है कि भाई ये जो मास है वो इस तरफ कहीं जा रहा है v1 से, ये जो मास है इस तरफ कहीं जा रहा है v2 से, ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल अगर थीटा 2 है, ऐसा आफ्टर कोलिजन का सिचुएशन है। क्योंकि ऑब्लिक कोलिजन है, मैंने दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में भेजा है। ये आपके पास अभी तक फाइनल सिचुएशन बन के आ रही है, ओके। अब आपसे पूछा गया कि दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। राइट एंगल पे मतलब v1 इज परपेंडिकुलर टू v2, और ऐसा कब पॉसिबल है, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री के बराबर हो जाए। अगर हम ये प्रूव कर दें कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव किए हैं। ठीक है, कैसे करें। तो सबसे पहला तरीका भाई, यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे करें। तो जो कोलिजन हो रहा है वो सीधा सीधा इसी डायरेक्शन में हो रहा है, यही कोलिजन की डायरेक्शन है, तो यही नॉर्मल एक्सिस हो जाएगी और ये इनकी टेंजेंशियल एक्सिस हो जाएगी। क्लियर बात। तो पहला काम करने बोल दिया कि नॉर्मल और टेंजेंशियल कैसा कैसा है। अब अपन देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन नॉर्मल एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल m इंटू यू, बस वही चल रहा है, दूसरा तो रेस्ट पे है, इक्वल टू फाइनल m इंटू वी वन कॉस थीटा 1 प्लस m इंटू वी टू कॉस थीटा 2। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वो उसमें देखें, मोमेंटम इन टेंजेंशियल एक्सिस अगर देखें तो कैसे मिलेगा। टेंजेंशियल एक्सिस में मतलब इस डायरेक्शन में पहले इनका कोई मोशन है क्या, नहीं, तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है। अच्छा, फाइनल मोमेंटम की बात करें तो ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है नीचे, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव।
तो इनिशियल मोमेंटम तो था 0 दोनों का। फाइनल अगर बात करें तो m1v1 sin θ1 माइनस mv2 sin θ2 माइनस आया क्योंकि जो दूसरा पार्टिकल नीचे जा रहा है, पहला पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां से अगर देखो ध्यान से तो क्या इक्वेशन मिल रही है आपको, v1 sin θ1 इक्वल टू v2 sin θ2। बढ़िया इक्वेशन मिल गई यहाँ से आपको एक, ठीक है। एक तो आप इसे यूज करेंगे, दूसरी इक्वेशन जो हम यहाँ से देख रहे थे वो यूज कर सकते हैं। m सब जगह से कैंसिल हो गए, यहाँ से आपको इक्वेशन मिल रही है, उसमें यहाँ लिख रहा हूँ u इक्वल टू v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। दूसरी आपको इक्वेशन ये मिल गई, ठीक है। यहाँ से अब अपने को प्रूव करना है θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ आपको इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन के हिसाब से क्या एनर्जी कंजर्वेशन भी की जा सकती है? यस। तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करें देखो, एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलेगा, तो हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन हो गई। इसको हाफ एम सब जगह से कैंसिल हो गए, तो यू स्क्वायर इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, ये आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अब अपन इनको इक्वेशंस को यहाँ पे रखते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके तो अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ कि 1 और 2 इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, इधर मिल रहा है v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो इधर मिल रहा है v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 का होल स्क्वायर, और सामने अगर देखें तो उधर तो 0 है, इधर u है, तो u स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं आगे क्या मिलेगा। इसका अगर एक्सपेंशन करूंगा तो यहाँ से आएगा v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 माइनस 2v1 v2 साइन θ1 साइन θ2, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन आया, प्लस अगर उसका एक्सपेंशन करें तो आएगा v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ1 प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ2 प्लस 2v1 v2 कॉस θ1 कॉस θ2 इक्वल टू यू स्क्वायर। ये आपके पास पूरा इक्वेशन बन रहा है। ध्यान से देखो तो ये दोनों मिलके आपको बन रहे हैं v1 स्क्वायर, ये दोनों मिलके बन रहे हैं v2 स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों में से 2v1 v2 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको लिखता हूँ अब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉमन लिया तो अंदर बचा cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ1 sin θ2 इक्वल टू यू स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। और ध्यान से देखो तो हमने ये एक तीसरी इक्वेशन जो एनर्जी कंजर्वेशन से बनाई थी, उसमें क्या मिल रहा है, यू स्क्वायर इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सामने आ जाएगा 0 और यहाँ से ये टर्म्स हट जाएंगी, बचेगा आपके पास 2v1v2 इधर। दिस cos θ1 cos θ2 minus sin θ1 sin θ2 is a trigonometric expansion किसका था, cos of θ1 plus θ2 का इक्वल टू 0। अब ये पूरी टर्म अगर 0 है तो इसका मतलब ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए, क्योंकि v1 और v2 तो 0 नहीं है। तो cos of θ1 plus θ2 अगर 0 है, इसका मतलब θ1 plus θ2 शुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, क्योंकि cos 90 होता है 0। ये आपका हो गया प्रूव। क्लियर है बात? तो ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, ये बात आपको यहाँ से समझ में आई होगी, कौन कौन सी इक्वेशंस बनानी है और कैसे उन इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन आपके पास ऐसा कि एक बॉल है मास m की, वो एक फ्लोर को हिट करती है विद स्पीड v, ठीक है, और इसका एंगल दे रखा है इंसिडेंस का थीटा विद द नॉर्मल। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा कि ये है आपका फ्लोर, यहाँ पे बॉल आ रही है विद स्पीड v, मास m दे रखा है, ये जो हिट कर रही है उसका जो एंगल है वो एंगल है थीटा विद द नॉर्मल।
ये आपको एंगल दे रखा है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ कोलिजन के लिए जो दे रखा है वो ई दे रखा है। कुछ आपसे फाइंड द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड बॉल, रिफ्लेक्टेड मतलब कोलिजन के बाद जब ये वापस जाएगी तो उसके लिए स्पीड कितनी होगी। मान लीजिए v1 पूछा गया कितना होगा और कितने एंगल पे जाएगा, मान लीजिए थीटा 1 आपसे पूछा गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉल। तो v1 और थीटा 1 ये दो आपके पास अननोन है, आपको कैलकुलेट करने हैं। कैसे किए जाएंगे? कोलिजन है, कोलिजन के केस में यहाँ फिर से कोलिजन जो है वो ऑब्लिक कोलिजन आप कह सकते हैं, क्योंकि जो इसके आने की लाइन लाइन ऑफ वेलोसिटी थी वो जाने की लाइन ऑफ वेलोसिटी से अलग है। ये आ रहा था इस डायरेक्शन में, जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो जब लाइन ऑफ वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं तो हम बोलते हैं कि ये ऑब्लिक कोलिजन रहता है। तो अब इस केस में कैसे सॉल्व करें? तो अगेन अपने पास यहाँ पे दो डायरेक्शंस आ रही हैं, एक नॉर्मल दूसरा टेंजेंशियल। तो जब कोलिजन होगा तो कोलिजन कैसा होगा? तो ये होगा सरफेस और वॉल यहाँ आके इस तरीके से टकराएगी, ये कोलिजन होगा ड्यूरिंग कोलिजन। तो ये होगा आपका नॉर्मल और ये अलोंग द सरफेस होगा आपका टेंजेंशियल। ये बात क्लियर है? नॉर्मल और टेंजेंशियल इस तरीके से बनेंगे। तो हमें फिर से यहाँ पे दो चीजें देखनी पड़ेंगी, एक मोमेंटम अलोंग नॉर्मल, दूसरा अलोंग टेंजेंशियल, ठीक है। तो चलिए, और क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही बॉल है ना, दो बॉल्स नहीं अलग अलग की भाई दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हो, एक ही मास से वही जा रही है इस तरह इधर से उधर तक। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन जब करेंगे तो इसी की एक के लिए ही करना पड़ेगा। अब एक के लिए जब कर रहे हैं तो मास की कोई दिक्कत है नहीं, हम सीधा सीधा वेलोसिटी की टर्म में भी इसको लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो कैसी होनी चाहिए। तो हम यहाँ सीधा लिखते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या मोमेंटम कंजर्वेशन छोड़ो, अपन सीधा इसको वेलोसिटी की टर्म में लिखते हैं। अलोंग टेंजेंशियल नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई फ्रिक्शन वगैरह वहां पे नहीं है, कोई स्लिप नहीं हुआ, इसीलिए कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल के अलोंग नहीं है। तो हम बोलते हैं कि नो एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए। और अलोंग टेंजेंशियल इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है? ये, क्योंकि ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है। फाइनल ये हो जाएगी। तो अगर ये अपन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये एंगल थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर वो थीटा है तो फिर से ये थीटा बनेगा। अगर ये थीटा बनता है तो ये जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी v साइन थीटा। और ऐसे ही अगर ये है तो ये एंगल यहाँ थीटा 1 बनेगा, तो ये जो आएगा आएगा v1 साइन थीटा 1, ऐसा बनेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको v साइन थीटा इक्वल टू v1 साइन थीटा 1। टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। बात करते हैं नॉर्मल डायरेक्शन की। अब नॉर्मल डायरेक्शन में तो इसका ई की इक्वेशन हम बना सकते हैं, क्योंकि आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो ई की इक्वेशन क्या बनेगी? अलोंग नॉर्मल E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन क्या है? इस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है v1 cos थीटा 1 से, और आया किस वेलोसिटी से था? v cos थीटा से। ये इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो सेपरेशन लिख सकते हैं, जा रहा है ऊपर v1 cos थीटा 1 से, आया था नीचे v cos थीटा से। ये इसका हो जाएगा E, ठीक है। क्लियर बात? अब क्या करें? यहां से अपन लिखते हैं v1 cos थीटा 1 इक्वल टू e टाइम्स v cos थीटा, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है। मुझे यहाँ से v1 अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो यहाँ v1 sin थीटा 1 है, यहाँ v1 cos थीटा 1 है। मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो ये sin स्क्वायर बनेगा, ये cos स्क्वायर बनेगा, ऐड करेंगे तो दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे। तो v स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा आपके पास, ठीक है। इसलिए स्क्वायर करते हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अगर ये किया जाए तो यहाँ से मिलेगा v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू, सामने है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहाँ से देखो v1 स्क्वायर आपको मिल रहा है, v स्क्वायर कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास बन गया। यहाँ से v1 आपको मिल जाएगा रूट ओवर, या v बाहर ले लेते हैं, v टाइम्स रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको मिल गया फाइनल वेलोसिटी। और ऐसे अगर आपको थीटा 1 निकालना है तो मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, tan थीटा 1 1/2 करता हूँ, तो साइन बाई कॉस tan थीटा बन जाएगा। tan थीटा 1 आपके पास आएगा
v sin theta divided by e v cos theta which is tan theta by e, ये आपका मिलेगा फाइनली नया एंगल जिस पे ये जाएगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन कर सकते हैं इस टाइप का आराम से। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर e इक्वल टू 1 होता, अगर यहाँ पे e इक्वल टू 1 होता तो क्या क्या हम आते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो इफ e इक्वल टू 1 यानी इलास्टिक कोलिजन अगर होता, तो आप पहले भी पढ़ चुके हो ये बात, इलास्टिक कोलिजन में जितने एंगल पे वो आता है उतने एंगल पे जाता है, जितनी स्पीड से आता है उतनी स्पीड से वो वापस जाता है। देखो क्या आपको यहाँ से मिल रहा है, इस इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो v1 को लिखूंगा v रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस e हो गया 1 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन प्लस कॉस होता है 1, तो यहाँ से मिला v1 इक्वल टू v, जितनी स्पीड से आया उतनी स्पीड से जा रहा है। और ऐसे अगर tan थीटा वाले इक्वेशन से देखूं तो देखिए tan थीटा 1 आपको मिल रहा है tan थीटा बाई e विच इज अगेन 1, तो tan थीटा, तो जिस एंगल पे आया उस एंगल पे वापस जा भी रहा है। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो जिस स्पीड से आता है उसी स्पीड से चला भी जाता है, जिस एंगल पे आता है उसी एंगल पे वापस जाता भी है। मेरी बात, पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक? ठीक है। अगर ऐसे ही देखें कि अब इसमें इसको इम्पल्स कितना मिला होगा या इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ होगा, इस बारे में अगर बात करें तो लेट्स से आपसे पूछा गया बताइए इसका चेंज इन मोमेंटम कितना है। इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम, तो क्या लिख सकते हैं? अगर e इक्वल टू 1 है तो हम लिख सकते हैं कि भाई चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो हम लिखेंगे सीधा सीधा चेंज इन मोमेंटम जो आएगा, या चलो e के साथ लिख लेते हैं, हम e के साथ लिखते हैं तो भी क्या लिख सकते हैं भाई, ये जब आया था इस डायरेक्शन में, वापस डायग्राम बना देता हूँ मैं नीचे, चेंज इन मोमेंटम पर लिखना चाह रहे हैं, जब आ रहा था तो उसकी स्पीड थी v, ये एंगल था थीटा, तो ये था v sin थीटा और ये था v cos थीटा। जब गया तो जाते समय इसकी स्पीड v1 है इस तरफ, ये एंगल है थीटा 1, v1 cos थीटा 1 और ये था v1 sin थीटा 1, ऐसा इसका सारी चीजें थी। तो अगर इनिशियल मोमेंटम में इसका लिखना चाहूँ और मैं लिखता हूँ भाई ये x पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव y है, ठीक है, i और j अपन इधर पॉजिटिव लेने वाले हैं। तो अगर इनिशियल मोमेंटम लिखता हूँ वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखूंगा, v sin थीटा i कैप माइनस v cos थीटा j कैप, पक्की बात माइनस लगाया क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है। और फाइनल मोमेंटम अगर लिखूं जब भी वापस जा रहा है तो लिखूंगा v1 sin थीटा 1 i कैप प्लस v1 cos थीटा 1 j कैप, ठीक है। अगर चेंज इन मोमेंटम लिखा जाएगा डेल्टा p तो लिखा जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, क्या क्या हो जाएगा p फाइनल और p इनिशियल, अगर i का और j अलग अलग लिखूं तो v1 sin थीटा माइनस v, चाहे थीटा 1 भी आएगा, v sin थीटा i कैप प्लस j में अगर लिखा जाए तो v1 cos थीटा 1 प्लस v cos थीटा j कैप, है ना, माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा वो। इस तरीके से इक्वेशन आपकी पूरी बन जाएगी। गॉट इट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। अब अगर आपको लिखना है कि वैल्यूज यहाँ से अगर पुट करनी है आपको, तो हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल में तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ था, तो जहाँ भी v sin थीटा है वो आप v1 sin थीटा 1 के बराबर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ई वाली बात करें तो ई वाली बात भी कर सकते हैं कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में था v cos थीटा, जो फाइनल स्पीड बनी वो बनी थी, जो हमने e की इक्वेशन लिखी थी, e की इक्वेशन हमने क्या लिखा था, v1 cos थीटा 1 इक्वल टू e टाइम्स v cos थीटा। आप चाहें तो ये दोनों चीजें इसमें पुट भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको डेल्टा p और मिल जाएगा। डेल्टा p अब जो फाइनल मिलेगा चेंज इन मोमेंटम वो आपको मिल जाएगा m टाइम्स 1 प्लस e इंटू v cos थीटा, ठीक है। जब e आपने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ले रखा है तो ये चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, और अगर e इक्वल टू 1 डाल दीजिए तो यहाँ से कितना मिल रहा है, देखो डेल्टा p 2mv cos थीटा। क्या ये बात हमने बोली थी कि जब वो इस तरीके से आगे टकराता है फिर इधर चला जाता है तो जो चेंज इन मोमेंटम आता है वो 2mv cos थीटा आता है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो इसमें आती हैं। आपको इसमें अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ लें तो क्या आप निकाल सकते हो,
हो जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। v1 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसको आप यहाँ पुट कर सकते हो, अपना फाइनल आंसर भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्वेश्चन इस पे आगे इस तरीके से बन सकता है। हमारा जो क्वेश्चन था वो तो वहीं तक था कि आपको v1 और थीटा1 निकालना था, वो आपने निकाल दिए थे, यहाँ तक आपके फाइनल आंसर आ चुके थे। लेकिन इसमें आगे क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकते हैं कि मान लो इलास्टिक कोलिजन होता तो ये केस में v1 इक्वल टू v आता और थीटा1 इक्वल टू थीटा आता। अगर और आगे पूछते कि बताइए उसी में ई था तो चेंज इन इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स कितना था, तो आप इस तरीके से मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते थे और इम्पल्स निकाल सकते थे यहाँ तक, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछते तो भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, सारी बातें। तो ऑब्लिक कोलिजन में क्वेश्चंस इस तरीके के बनते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ और क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।